नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानेंगे। जर्मनी भी इटली की तरह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था। जर्मनी अनेक 300 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने संगठित कर एक देश जर्मनी बनाता है। नेपोलियन बोनापार्ट लगभग 300 छोटी छोटी रियासतों से 29 रियासतों तक सीमित किया था। फ्रांसीसी विद्वान लीपन ने आधुनिक जर्मनी के जन्मदाता नेपोलियन को ही मानता है। भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी 3 प्रांतों में विभक्त है। पहला है उत्तरी भाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में प्रसा, सैक्सनी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट थे। मध्य भाग में राइनलैंड। दक्षिणी भाग में बवेरिया, बुटेनबर्ग, वारेन, प्लेटिनेट इत्यादि थे। इन राज्यों में एकता का अभाव था, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे। 1848 ईस्वी के जर्मनी के एकीकरण का कार्य शुरू किया गया। 1848 में जर्मनी के एकीकरण का कार्य शुरू किया गया। इटली की तरह यहाँ भी इसमें मुख्य बाधक ऑस्ट्रिया उभरा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान था। वह जनतंत्र का विरोधी तथा निरंकुश शासक का समर्थक था। बिस्मार्क प्रसा को शक्तिशाली बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। एकीकरण के सहायक तत्व: बौद्धिक आंदोलन। प्रमुख विद्वान गेटे, शिलर, हिगल, फिक्टे, बोमर। ये लोग अपनी रचनाओं से देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना चाहते थे तथा जितने भी ये विद्वान थे, गेटर, शिलर, हिगल, फिक्टे, बीमर, ये अपनी रचनाओं से देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया। फिक्टे ने फ्रांस के विरुद्ध लोगों में राष्ट्रवादी भावना भर दी। हेनरिक हाइन ने राष्ट्रीयता की गीत गाकर लोगों में नवीन उत्साह उत्पन्न किया। आर्थिक संघ की स्थापना। जर्मनी के 18 राज्य एक आर्थिक संघ बनाकर एक दूसरे के माल पर चुंगी कर रहित कर दिए गए। यानी जितने भी वो 18 राज्य थे, उनका आयात निर्यात पे कोई शुल्क नहीं। जिस प्रकार हमारे इंडिया में प्रत्येक राज्य में कोई भी आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है, इसी प्रकार जिस प्रकार हम भारत से अमेरिका या भारत से बांग्लादेश में अगर कोई माल भेजते हैं तो उस पर आयात निर्यात शुल्क लगता है, लेकिन हम इंडिया में जितने भी अगर स्टेट हैं उसमें कोई भी आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है। तो उसी प्रकार वहाँ भी जो जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, उन लोगों ने भी एक दूसरे पे चुंगी कर रहित कर दिए। इससे एक दूसरे राज्यों में व्यापार सुगमता से होने लगा, जिससे जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। औद्योगिक विकास। तीसरा है कोयला और लोहा की प्रचुरता से नए नए उद्योग धंधों का एवं रेल मार्गों का विकास हुआ। सूती वस्त्रों का प्रोत्साहन मिला। औद्योगिकरण के फलस्वरूप उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ा। वे लोग व्यापार के प्रगति के लिए जर्मनी को एक संगठित राष्ट्र बनाना चाहते थे। जब ये व्यापार बढ़ा, जब जितने भी राज्य थे, जितने भी वहाँ पे राज्य 18 राज्य थे, उन्होंने अपने चुंगी कर रहित किया, जिससे वहाँ पे जो भी उद्योगपति थे, उद्योगपति वो पूंजीपतियों का पूंजी बढ़ा तथा वे लोग भी अब इसके एकीकरण के समर्थक हो गए। बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क 19वीं शताब्दी के यूरोप का एक महान राजनीतिक कूटनीतिक था। 1847 ईस्वी में वह प्रसा के राज्यसभा का सदस्य चुना गया। बिस्मार्क के 2 प्रमुख उद्देश्य थे: प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण और ऑस्ट्रिया को पराजित करना। एकीकरण का प्रथम चरण। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अनुसरण करते हुए 3 युद्धों के द्वारा जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया। पहला डेनमार्क का युद्ध 1864। स्लेस्विंग तथा हॉलस्टीन डेनमार्क तथा जर्मनी के बीच स्थित था। लंदन संधि का उल्लंघन कर डेनमार्क ने स्लेस्विंग और हॉलस्टीन को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर डेनमार्क पर आक्रमण कर देता है। ऑस्ट्रिया एवं प्रसा की संयुक्त सेना द्वारा डेनमार्क पराजित हो जाता है। वियना संधि के माध्यम से स्लेस्विंग और हॉलस्टीन तथा लाइनबर्ग ऑस्ट्रिया एवं प्रसा को सौंप देता है। द्वितीय चरण। ऑस्ट्रिया से युद्ध 1866 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का प्रबल विरोधी था, अतः वह ऑस्ट्रिया को पराजित करना चाहता था। उसने अपनी कूटनीतिक चाल से
उसने अपनी कूटनीतिक चाल से यूरोप के अन्य देशों को अपने साथ मिला लिया। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी यूरोपीय देश सहयोग न करे, इसके लिए भी वो भरपूर प्रयास किया। उसकी विदेश नीति में ये था कि ऑस्ट्रेलिया को भी कोई देश सहयोग नहीं करे, उसके लिए भी वो भरपूर प्रयास कर रहा था। फ्रांस के साथ समझौता जीतने के बाद राइन तथा बेल्जियम के प्रदेश दिए जाएंगे। इटली के साथ समझौता जीतने के बाद वेनेशिया प्रदेश दिया जाएगा। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध केवल 7 सप्ताह तक चला, जिसे सेडोवा का युद्ध के नाम से जाना गया। 3 जुलाई 1866 को ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। ऑस्ट्रिया को प्राग की संधि स्वीकार करनी पड़ी, जिसमें निम्न बातें थे: स्लेस्विंग, हॉलस्टीन, हेस्केसल, नासा तथा फ्रैंकफर्ट को पूर्ण रूप से प्रसाव में सम्मिलित। वेनेशिया इटली को देना स्वीकार, 30 लाख पाउंड प्रसा को। तीसरा चरण, फ्रांस और प्रसा में मतभेद। फ्रांस के साथ समझौते के अनुसार बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया का राइन एवं बेल्जियम फ्रांस को देने का वादा किया था। नेपोलियन को आशा थी कि फ्रांस की सीमा का विस्तार राइन क्षेत्र तक हो जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद वह क्षेत्र नहीं मिलने से फ्रांस क्रोधित हो गया। फ्रांस हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क के विरोध के कारण वह खरीद नहीं पाया। स्पेन के उत्तराधिकारी को लेकर भी प्रसा और फ्रांस के मध्य मतभेद था। ऑस्ट्रेलिया पर विजय के बाद प्रसा यूरोपियों में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर गया। फ्रांस के साथ युद्ध। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रसा ने फ्रांस की सेनाओं को अनेकों स्थान पर पराजित किया। 1 सितंबर 1870 ईस्वी को सेडान के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का निर्णायक पराजय हुई। फ्रांस और जर्मनी के बीच 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसमें प्रमुख शर्तें थी। फ्रांस को आल्प्स, लॉरेन, स्ट्रासबर्ग के दुर्ग को प्रसा को देने पड़े। फ्रांस ने युद्ध के हर्जाने के रूप में 10 करोड़ पाउंड जर्मनी को देना स्वीकार किया। फ्रांस युद्ध हर्जाने की राशि 3 वर्ष में चुकाने का वादा किया। दक्षिणी जर्मनी के राज्यों के जर्मन संघ में शामिल हो जाने से जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साई के शीर्ष महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। 1871 ईस्वी में संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। एकीकरण में प्रमुख बाधाएं थी: ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व, इंग्लैंड की अनिच्छा, पोप का प्रभाव, सैन्य शक्ति की कमजोरी, वैचारिक भिन्नता। जर्मनी में अनेक राजनीतिक दल थे जो सुधारों के विषय में एकमत नहीं थे। कुछ एकीकरण तो कुछ सामंतवादी के पक्षधर थे। विदेशी प्रमुख, जनता में राष्ट्रीय जागृति का अभाव। निष्कर्ष: इस प्रकार बिस्मार्क ने लौह की नीति का अनुसरण करते हुए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित किया। उसने अपनी कूटनीतिक योग्यता से ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को मित्रहीन एवं एकांकी बनाए रखा और अंत में उन्हें पराजित करके जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा किया। वह बिस्मार्क के एक महान उपलब्धि थी। धन्यवाद।